हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इससे पहले की वीडियो में बना चुकी हूँ, आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची अनुच्छेद 1 से 4 में राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन। दूसरी अनुसूची में अनुच्छेद 102, 3 और 65, 3, 75, 3, 97, 125, 148, 3, 168, 3, 164, 5, 186 तथा 221 मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित हैं। और भाग का राष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन भत्ते से संबंधित हैं। भाग खा में लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राज्यसभा तथा विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति के वेतन भत्ते से संबंधित है। भाग खा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित है। भाग खा भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के वेतन और है। तीसरी अनुसूची में आता है अनुच्छेद 75, 4, 99, 140, 6, 148, 2, 164, 3, 188 और 219 व्यवस्थापिका के सदस्य, मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, न्यायाधीशों आदि के लिए शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप दिए हैं। चौथी अनुसूची अनुच्छेद 4, 1, 82 राज्य भाषा में स्थानों का आवंटन राज्य तथा राज्य संघ क्षेत्रों से। पांचवी अनुसूची अनुच्छेद 244 ए आई में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित उपबंध। छठी अनुसूची में है अनुच्छेद 244 2, 275 आई असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में उपबंध है। और सातवीं अनुसूची में आता है अनुच्छेद 246 से विषयों के वितरण से संबंधित सूची 1 और संघ सूची 2, राज्य सूची और तीसरी सूची है संवर्ती सूची। आठवीं अनुसूची में आता है अनुच्छेद 344 ए से 351 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख, यानी कि अनुच्छेद में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 9वीं अनुसूची में आता है अनुच्छेद 31 का कुछ भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों का विधि मान्य कारण। 10वीं अनुसूची अनुच्छेद 102, 191, 2 दल परिवर्तन संबंधी उपबंध तथा परिवर्तन के आधार पर उपबंध। 11वीं अनुसूची पंचायती राज जिला पंचायत से संबंधित यह अनुसूची संविधान से 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 द्वारा जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची यह अनुसूची संविधान में 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। आगे है संविधान की परिभाषा। संविधान एक मौलिक दस्तावेज एवं देश की सर्वोच्च विधि माना जाता है। अगला पॉइंट है, यह राज्य के अंगों की शक्तियों का निर्धारण एवं करता है। यह राज्य के अंगों को अधिकार को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश एवं तानाशाह होने से रोकता है। वस्तुतः का संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है। आगे है संविधान का उद्देश्य। अगला पॉइंट है संविधान का उद्देश्य सरकार के अंगों का सर्जन करना, जैसे विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि। सरकार के अंगों की शक्तियों जैसे कर्तव्यों, दायित्व आदि को निर्धारित करना और सरकार के सभी अंगों के बीच संबंधों को स्पष्ट करना।
अगला पॉइंट है संविधान का प्रयोग। संविधान का निर्माण सर्वप्रथम एथेंस यूनान से हुआ था। आधुनिक युग में अमेरिका का संविधान बना जो लिखित रूप में था। इंग्लैंड को संसदीय सरकार का उद्गम स्थान कहा जाता है एवं संयुक्त राज्य अमेरिका को अध्यक्षतात्मक सरकार का जन्मदाता मानते हैं तथा स्विट्जरलैंड को गणतंत्रीय लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं मौलिक कर्तव्यों नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख करना। अगला आता है संविधान निर्माण की क्रमिक मांग। संविधान निर्माण की क्रमिक मांग तो सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा का विचार ब्रिटिश सरकार सर हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया था तथा व्यवहारिक रूप से सबसे पहले संविधान निर्माण के लिए अमेरिका में संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा के सिद्धांत के दर्शन सर्वप्रथम 1895 के स्वराज विधेयक में होते हैं जिन्हें लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देश में तैयार किया गया था। संविधान सभा का सुझाव सर्वप्रथम गांधी के द्वारा 1922 में हरिजन नामक पत्र में स्पष्ट कहा गया कि भारत का संविधान भारतीयों को स्वयं बनाने का अधिकार होना चाहिए। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा 1934 में सर्वप्रथम संविधान सभा के लिए औपचारिक रूप से एक निश्चित मांग पेश की गई थी। 1936 में लखनऊ में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में भारत के लिए प्रजातांत्रिक संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग प्रस्तुत की गई। अगला पॉइंट है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से स्वीकार कर लिया। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में स्पष्ट रूप से संविधान सभा की रूपरेखा की बात कही गई है। 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडलीय शिष्टमंडल ने अपनी योजना के अंतर्गत वर्तमान संविधान सभा की संरचना बनाई। अब आगे पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन योजना। ब्रिटिश संसदीय प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात 1946 में एक त्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत आया जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जानते हैं। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव व ब्रिटेन व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफर्ड क्रिप्स तथा नौसेना अध्यक्ष A.B. अलेक्जेंडर सदस्य थे। कैबिनेट मिशन का मूल उद्देश्य कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कराने के लिए मध्यस्थता करवाना तथा वायसराय को भारत की संविधान सभा के गठन में सहायता करना था। अगला पॉइंट है भारत में संविधान सभा का गठन। कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधान सभाओं द्वारा 1946 में किया गया। निर्वाचन केवल 3 संप्रदायों मुस्लिम, सिख अन्य हिंदू में विभक्त किया गया। चीफ कमिश्नरी प्रांतों को भी संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी जिनमें 329 प्रांतों में से तथा 93 देशी सियासतों में से चुने जाते थे। 4 कमिश्नरी क्षेत्रों में से थे। प्रत्येक प्रांत और देशी सियासतों में से चुने जाते थे।
देशी सियासतों को अपनी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आवंटित किए गए थे। संविधान सभा में जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि निर्धारित किए गए। कितने किए गए? 10 लाख पर। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 9 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अगला टॉपिक है संविधान निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न चरण एवं तथ्य। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। सचिंदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया तथा मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया। फ्रेंड्स, अगर आपको वन लाइनर क्वेश्चन चाहिए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए संविधान के, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर भारत का संविधान नाम से अगर उस प्लेलिस्ट में जाकर खोलेंगे तो आपको वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे वीडियो मिल जाएंगी। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। श्री B.N. राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। अगला है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जून 1947 को पारित कर दिया। संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियां जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति आदि का निर्माण किया गया। विभिन्न समितियों में प्रमुख प्रारूप समिति थी जो कि 19 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। इसका अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। संविधान सभा की बैठक तृतीय वाचन अंतिम वाचन के लिए 14 नवंबर 1949 को हुई। यह बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। भारतीय संविधान का निर्माण एक संसदीय सभा द्वारा 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में किया गया था। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान की गई। संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, आचार्य कृपलानी, टी.टी. कृष्णमाचारी एवं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का मस्तिष्क था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान का पिता कहा गया है, यानी कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी को संविधान का पिता कहा है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो सभी देशों में सबसे बड़ा संविधान है लिखित रूप में। संविधान सभा की विभिन्न समितियां संविधान बनाने के लिए संविधान सभा ने सबसे पहले 13 समितियों का गठन किया। इन समितियों ने अगस्त 1947 तक अपनी अपनी रिपोर्ट भेजी और उसके पश्चात उन रिपोर्ट्स पर संविधान सभा ने विचार किया। एन माधव राव B.L. मित्र के स्थान पर बाद में नियुक्त हुए। प्रारूप समिति के सदस्य श्री N. गोपाल स्वामी अयंगार, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद शहादुल्ला K.M. मुंशी, B.L. मील और D.P. खेतान थे। संविधान सभा की सदस्य अस्वीकार करने वालों में महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण तथा तेज बहादुर शास्त्री प्रमुख हैं। संविधान की प्रकृति और स्वरूप। भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद तथा 22 भाग एवं 4 परिशिष्ट व 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान समय में अनुच्छेदों की कुल संख्या 395 नहीं, अनुच्छेद की अभी वर्तमान में 448 अनुच्छेद हैं तथा कुल भाग 24 हैं। वैसे इसमें 25 दिख रहे हैं, 5 परिशिष्ट तथा 12 अनुसूचियां हैं।
हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों है, यानी दोनों का मिश्रण है। भारत का संविधान संघीय कम एवं एकात्मक अधिक है। डी बासु, ये डी बासु ने कहा है। भारत का संविधान अर्ध संघीय है, ये केसी व्हीलर ने कहा है। भारत का पुडुचेरी जी ऐसा राज्य है जहाँ फ्रेंच सबसे अधिक बोली जाती है, यानी कि पुडुचेरी में फ्रेंच भाषा बोली जाती है। अगला है राज्य एवं संघ क्षेत्र राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। केंद्र शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया। डी बासु के अनुसार भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का समीक्षण है। केसी व्हीलर के अनुसार भारत का संविधान संघीय कम और एकात्मक अधिक है। उनके अनुसार यह अर्ध संघीय है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं, लेकिन अब 9 केंद्र शासित राज्य क्षेत्र हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का अलग दर्जा प्रदान किया गया है। शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के बीच विभाजन किया गया है। संघ सूची में 99 विषय, समवर्ती सूची में 52 तथा राज्य सूची में 61 विषय शामिल हैं। भारत संघ में अपशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास है। भारत इकाइयों यानी कि राज्यों को अपना संविधान रखने की अनुमति नहीं है, पर कुछ राज्यों जैसे अनुच्छेद 370 में जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। इसी प्रकार अनुच्छेद 371 के अनुसार आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र अनुच्छेद 371 क के अंतर्गत, नागालैंड अनुच्छेद 371 खा के अंतर्गत, असम अनुच्छेद 371 ग के अंतर्गत सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है। आगे है संघ एवं राज्य क्षेत्र राज्यों के परिवर्तन नाम, पुराना नाम और नया नाम। मद्रास तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु को पहले मद्रास के नाम से जानते थे। आंध्र प्रदेश को आंध्र के नाम से जानते थे। केरल को त्रावणकोर या कोची के नाम से जानते थे। कर्नाटक को मैसूर के नाम से जानते थे। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम था संयुक्त प्रांत, और लक्षद्वीप का पुराना नाम था लक्काद्वीप या मिनिकॉय एवं आदिनी द्वीप समूह। भारत संघ की इकाइयों को विदेशों से सीधे व्यापार करने एवं ऋण लेने का भी अधिकार नहीं है। भारतीय संघ के राज्य आर्थिक सहायता के लिए संघीय सरकार पर निर्भर करते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने के समय संपूर्ण व्यवस्था एकात्मक राज्य के रूप में कार्य करने लगती है। भारत संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था को अधिक समानता रखती है। भारत में एकल नागरिकता प्राप्त है। संघीय इकाइयों को पृथक नागरिकता प्राप्त नहीं है। केंद्र सरकार को राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि वह राष्ट्रीय महत्व का हो या राष्ट्रपति शासन लागू हो। यदि समवर्ती सूची के विषय पर राज्य तथा केंद्र दोनों ही कानून बनाते हैं तो केंद्र का कानून मान्य होता है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। संघ एवं राज्य क्षेत्र नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार नए राज्यों के प्रवेश के संबंध में संसद को 2 प्रकार की शक्तियां प्रदान की गई हैं। नए राज्यों को संघ में सम्मिलित करने की शक्ति, नए राज्यों की स्थापना करने की शक्ति। प्रथम शक्ति ऐसे राज्यों से संबंधित है जो पहले से ही विद्यमान हैं अर्थात अस्तित्व में है, और दूसरी शक्ति भविष्य में अर्जित या स्थापित किए जाने वाले राज्यों से संबंधित है। अगला है संघ एवं राज्य क्षेत्र नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमा व नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान है। संसद साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन कर सकती है। नए राज्यों के निर्माण तथा पहले से विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना
संसद के किसी भी सदन में नहीं लाया जा सकते। यदि राज्य विधायिका उस निर्दिष्ट समय सीमा के अंदर अपना मत नहीं देती तो समय सीमा बढ़ाई जा सकती है। संघ एवं राज्य क्षेत्र राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे पर अध्ययन करने के लिए संविधान सभा ने नवंबर 1947 में एस के धर आयोग बैठाया। धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए 1948 के अपने जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने 3 सदस्यों वाली समिति गठित की। इसके 3 सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभिषणी तारमैया के नाम पर यह समिति जेबीपी समिति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार पर स्वीकार नहीं किया। इसने सुझाव दिया कि सुरक्षा, एकता तथा राष्ट्र की आर्थिक संपन्नता को राज्य के पुनर्गठन का आधार होना चाहिए। इसकी सिफारिशों को 1949 में कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने स्वीकार कर लिया, परंतु दक्षिण के राज्यों की विशेष तेलुगु भाषी क्षेत्रों में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगी। चूँकि तेलुगु भाषी क्षेत्रों में आंदोलन हिंसक रूप से लेने लगे, इसलिए कांग्रेस ने 1953 में तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में पुनर्गठन कर दिया, ये स्वीकार किया। इस समस्या के व्यापक अध्ययन के लिए भारत सरकार ने 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया। आयोग के अन्य सदस्य थे हृदयनाथ कुजरू तथा के.एम. पडिक्कर। 1955 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में आयोग ने भाषा को राज्यों के पुनर्गठन का आधार स्वीकार कर लिया। इसमें विभिन्न श्रेणियों के 27 राज्यों का पुनर्गठन 26 राज्यों व 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करने का सुझाव दिया। आयोग की अनुशंसाओं को प्रभावकारी बनाने के लिए संसद ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित कर दिया। राज्य एवं संघ क्षेत्र नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों के निर्माण के लिए अनेक मांगें हुईं, यथा हरित प्रदेश उत्तर प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, विभद्र महाराष्ट्र और बोडोलैंड असम, गोरखालैंड पश्चिम बंगाल, कोडगू कर्नाटक, पुडुचेरी दिल्ली इत्यादि। यह कहना अनावश्यक है कि राज्यों की उपयुक्त सभी मांगें पूरी नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे राज्यों की संख्या का विस्तार उस समय सीमा तक हो जाएगा जिस समय सीमा तक वह संघीय व्यवस्था पर भार स्वरूप ही होगा। ऐसी मांगें जहां एक और आर्थिक दृष्टि से असंभव है, वहीं दूसरी ओर इनसे राष्ट्रीय की एकता को खतरा होगा। यह आवश्यक नहीं है कि छोटे राज्यों का प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है, जैसा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में देखा गया है कि कुछ राज्यों में जिलों की तुलना में मंत्रियों की संख्या अधिक है। नए राज्यों के निर्माण में अनेक समस्याएं हैं, यथा उच्च न्यायालय, सचिवालय आदि संस्थाओं के निर्माण से संबंधित प्रशासनिक समस्याएं, नई राजनीति राजधानी की स्थापना का व्यय इत्यादि। इसके बावजूद भी संघीय संसद ने उत्तरांचल, वर्तमान उत्तराखंड, झारखंड तथा छत्तीसगढ़ नए 3 राज्यों के निर्माण हेतु 2000 में 3 अधिनियम को पारित किया। राज्य एवं संघ क्षेत्र 1950 के पश्चात बनाए गए राज्य। आंध्र प्रदेश अधिनियम 1953 द्वारा चेन्नई राज्य के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया। भाषाई आधार पर पृथक राज्य, यानी कि ये भाषा के आधार पर बनाया गया था। नंबर 2 गुजरात। महाराष्ट्र 1960 में मुंबई राज्य को 2 भागों में गुजरात तथा महाराष्ट्र में विभाजित कर दिया गया। नंबर 3 केरल। त्रावणकोर, कोचीन की जगह बनाया गया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। नंबर 4 कर्नाटक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा मैसूर राज्य से पृथक यानी कि अलग कर बनाया गया था। राज्य अधिनियम 1973 में इसे कर्नाटक नाम दिया गया।
नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 द्वारा असम राज्य से अलग बनाया गया राज्य। नंबर 6 हरियाणा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब के कुछ क्षेत्रों को निकालकर बनाया गया था। नंबर 7 हिमाचल प्रदेश हिमाचल संघ राज्य क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया। नंबर 8 मेघालय संविधान के 23वें संशोधन अधिनियम 1969 द्वारा इसे अलग राज्य के भीतर एक उपराज्य बनाया गया। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नंबर 9 मणिपुर त्रिपुरा पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नंबर 10 सिक्किम 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा इसे पूर्ण राज्य की मान्यता प्रदान की गई। 11 मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नंबर 12 अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र से पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नंबर 13 गोवा दमन और दीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा संसद दमन और दीप राज्य क्षेत्र बना रहने दिया गया तथा गोवा को निकालकर राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। नंबर 14 छत्तीसगढ़ यह राज्य मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया और 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में सर्जित किया गया। नंबर 15 उत्तराखंड यह राज्य उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा सर्जित। पहले इसका नाम उत्तरांचल था जिसके बाद में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। नंबर 16 झारखंड यह राज्य बिहार से अलग करके बनाया गया है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा सर्जित किया गया। नागरिक किसी समुदाय अथवा राज्य में निवास करने वाला वह व्यक्ति जिससे उस समुदाय अथवा राज्य की पूर्ण सदस्यता प्राप्त हो। नागरिक विदेशियों से भिन्न है क्योंकि विदेशियों को वे सभी अधिकार प्राप्त नहीं होते जो किसी राज्य की पूर्ण सदस्यता के लिए अनिवार्य हो। प्रत्येक संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा या उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य में जन्मा था, जो ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवासी रहा, भारत का नागरिक होता है। और भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति। ठीक है। नागरिकता भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में उपबंध है कि 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति कतिपय अपेक्षाओं के अधीन रहते हुए पूरे भारत का नागरिक होगा यदि उसके जन्म के समय उसका पिता भारत का नागरिक था। पहला नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 जिसमें पुरुष तथा भारतीय महिला की संतान भारतीय होगी। 1991 के संशोधन द्वारा भारतीय विवाहित पुरुष की संतान भी भारतीय होगी। भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 8 भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न रह जाना। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना। अनुच्छेद 6 में संविधान के प्रारंभ से पहले पाकिस्तान से प्रवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकारों का उपबंध किया गया। अनुच्छेद 8 में कोई भी व्यक्ति या उसके माता पिता में से कोई भी पितामह या पितामही
मातामह या मातामही में से कोई भी भारत शासन अधिनियम 1935 में यथा परिभाषित भारत में जन्मा था और जो भारत के बाहर किसी देश में निवास कर रहा है उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। यदि किसी व्यक्ति ने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हो तो भारत की उसकी नागरिकता का अधिकार खत्म हो जाएगा। राष्ट्रीय हित में भारत सरकार किसी व्यक्ति को दो नागरिकता स्वीकार करने की अनुमति दे सकती है, जैसे सांस्कृतिक राजदूत के आधार पर अमिताभ बच्चन, सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय को दोहरी नागरिकता का अधिकार दिया गया है। दोहरी नागरिकता के अपवाद। राजनीतिक शरण, जैसे दलाई लामा को भारत ने शरण दे रखी है। विदेश का राज्याध्यक्ष या नेतृत्वकर्ता किसी अपद्रव्य के बाद किसी अन्य देश में शरण लेता है तो उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता और साथ ही साथ उसे देश की नागरिकता प्रदान की जाती है। विदेशों के राजाध्यक्ष या शासनाध्यक्ष जब भी भारत आते हैं तो उन्हें सम्मान के लिए भारत की नागरिकता से विशोभित किया जाता है। किसी भी प्रकार की नागरिकता का विधान संसदीय विधि के अलावा और तरीकों से नहीं छीना जा सकता। अनुच्छेद 10 में कहा गया है ये भारत संसद को भारत की नागरिकता अर्जन या निर्जन की निर्बाध शक्तियाँ हैं। नागरिकता, नागरिक और गैर नागरिक में अंतर। नागरिक समाज समस्त मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं और गैर नागरिक को समस्त अधिकार प्राप्त नहीं होते। जैसे गैर नागरिक के पास अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 तथा 326 के अनुसार मताधिकार नहीं है। नागरिकों को राष्ट्र की ओर से विशेष दायित्व सौंपे जा सकते हैं पर गैर नागरिकों को नहीं। नागरिकता कानून में संशोधन 1992 ईस्वी में संसद ने सर्वसम्मति से नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया, जिसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि भारत में बाहर पैदा होने वाले बच्चों को यदि उनकी मां भारत की नागरिकता है, भारत को नागरिकता प्राप्त होगी। इससे पूर्व उसी दशा में किसी बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होती है यदि उसका पिता भारत का नागरिक हो। इस प्रकार अब नागरिकता के प्रसंग में बच्चे का माता को पिता के समक्ष स्थिति प्रदान की गई। नागरिकता की समाप्ति। दूसरी नागरिकता स्वीकार करने या अज्ञातवास के द्वारा यदि कोई भारतीय लगातार 70 वर्ष तक अज्ञात रहा है तो उसे मृत मान लिया जाता है और बाद में यह प्रकट हो जाए तो उसे सिद्ध करना पड़ता है। इसी काम में जो भी पेंशनधारी होती है उन्हें जीवित होने का लिखित स्व प्रमाण पत्र देना पड़ता है। जो अपराधी विदेश में भाग जाते हैं तो भारत सरकार उसे नोटिस देती है जो प्रत्यर्पण संधि के अनुरूप होगा। दोहरी नागरिकता। अनुच्छेद 11 के तहत भारतीय संसद को नागरिकता से संबंध विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तदनुसार संसद में 1955 में नागरिकता अधिनियम लागू किया गया। अनुच्छेद 9 के अनुसार नागरिकता का अर्थ पूर्ण नागरिकता है। संविधान में बटी हुई निष्ठा को स्वीकृत नहीं देता। भारतीय न्यायालयों से नियमित रूप से दोहरी नागरिकता को अस्वीकार किया है। नागरिकता अधिनियम की धारा 10 के अनुसार कोई व्यक्ति भारतीय संविधान के साथ साथ अन्य देश के संविधान के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकता। यानी कि दोहरी नागरिकता स्वीकार नहीं की गई, यानी कि उसका समापन कर दिया गया है। अगर भारत की नागरिकता प्राप्त है तो वो भारत का ही रहेगा। अगर उसने किसी और देश की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी उस इंसान के लिए। विदेशी को अप्राप्त अधिकार। धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभद्र न किए जाने वाले अधिकार। अनुच्छेद 15। लोक नियोजन के विषय में अफसर की समानता का अधिकार। अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 19 के तहत 6 आधारभूत स्वतंत्रताओं का अधिकार। मतदान का अधिकार। अनुच्छेद 29 व 30 में प्रदत्त सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार। कतिपय पदों यथा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक
इत्यादि पर आसीन होने का अधिकार, केंद्र में किसी भी सदन अथवा राज्य स्तर पर चुनाव लड़ने तथा चुने जाने का अधिकार द्वारा विनिमय किया जाना। भारतीय नागरिकता अधिनियम 2005 भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता देने संबंधी भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित करता है, जिसके अंतर्गत नागरिकता अधिनियम 1955 की चौथी अनुसूची को निकाल दिया गया। इसके अंतर्गत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर अन्य देशों में 26 जनवरी 1950 के बाद जाकर बसे भारतीय मूल के सभी नागरिक भारत की विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के योग्य हैं। किसी अपराध में लिप्त या संदिग्ध आचरण वाले प्रवासी भारतीयों को दोहरी नागरिकता नहीं मिल सकेगी। दोहरी नागरिकता के आधार पर प्रवासी मतदान में भाग नहीं ले सकते, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद के चुनाव में भाग नहीं ले सकते और न ही किसी संवैधानिक पद जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। मौलिक कर्तव्य यानी कि सामान्य परिचय अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत व्यवस्था है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए तथा उसका अनुपालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता की रक्षा करें तथा उसे बनाए रखें। देश की रक्षा करें तथा बुलाए पर राष्ट्र की सेवा करें। मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में शामिल किए गए। धर्म, भाषा और प्रबंध या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे भारत के लोगों में समरसता और समान भाव तत्व की भावनाओं का निर्माण करें। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करें। हमारी सामूहिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें तथा प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत झील, वन, नदी और वन्य जीव हैं, की रक्षा का संवर्धन करें। मानववाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करें। हिंसा से दूर रहें तथा सार्वजनिक संपत्ति सुरक्षित रखें। सामूहिक तथा व्यक्तिगत गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र संबंधित बढ़ते हुए प्रयत्नों तथा उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू लें। मौलिक कर्तव्य आवश्यक तथ्य 1976 में किए गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा पहली बार भारतीय संविधान में एक नया अध्याय 4 का मूल कर्तव्य शीर्ष के अधीन छोड़ा गया, जिसमें नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। मौलिक कर्तव्यों में वृद्धि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा संविधान के अनुच्छेद 51A में संशोधन करके ट के बाद नया अनुच्छेद उ जोड़ा गया, जिसमें 14 साल तक के बच्चे के माता पिता को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अवसर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। मूल कर्तव्यों का समावेश डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति 1974 की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से मिली थी। मूल कर्तव्यों के पालन न किए जाने पर दंड की कोई व्यवस्था न होने पर मूल कर्तव्यों को न्यायालय में वाद योग्य नहीं बनाया जा सकता। मूल कर्तव्यों को भंग करने के लिए यद्यपि संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह कानून बनाकर मूल कर्तव्यों के उल्लंघन की दशा में दोषी व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था करे। मूल कर्तव्य सभी कम्युनिस्ट देशों, विशेषकर चीन, रूस के संविधान में मिलता है। भारत के अतिरिक्त दूसरा प्रजातांत्रिक देश है जापान, जहां मूल कर्तव्यों को संविधान में उल्लेखित किया गया है। अगला पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य, झंडा विवाह तथा नवीन ध्वज संहिता। पुरानी ध्वज संहिता, जिसमें प्राचीन कालीन प्रावधानों की एक लंबी सूची थी, झंडा फहराने का
अधिकार कुछ ही व्यक्तियों का विशेष अधिकार था। वर्ष 2002 में जिंदल समूह के उपाध्यक्ष नवीन जिंदल ने झंडा फहराने के अपने अधिकार पर प्रतिबंध को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की। दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश की तिरंगा फहराना मौलिक अधिकार है तथा इसके बाद ध्वज संहिता के उदारीकरण के प्रश्नों के परिरक्षण हेतु समिति गठित करने के सर्वोच्च न्यायालय की अनुशंसा के पश्चात सरकार ने समिति गठित की। समिति की अनुशंसा के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तिरंगा फहराने से संबंधित अनावश्यक कठोर कदमों में छूट देने का निर्णय लिया। मौलिक कर्तव्य नवीन ध्वज संहिता। कोई भी व्यक्ति केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही झंडा फहरा सकता है। झंडे की चौड़ाई व लंबाई अनुपात 2.3 होना चाहिए और हमारे झंडे की लंबाई और चौड़ाई भी 2.3 ही है। इसे वस्त्र गद्दे या नैपकिन पर प्रिंट नहीं करना चाहिए। अत्यंत के कफन के रूप में इसका प्रयोग न करें। वाहनों पर झंडा न लपेटें। इसका ऊपरी भाग नीचे अर्थात उल्टा करके न फहराएं व इसे जमीन स्पर्श नहीं करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र व अन्य देशों के झंडों को छोड़कर इसे सभी झंडों से ऊंचा फहराना चाहिए। क्षतिग्रस्त झंडे को न फहराएं। संशोधित संहिता 26 जनवरी 2003 से लागू की गई। मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जिन कर्तव्यों को शामिल किया गया है संवैधानिक कर्तव्य हैं और वे विधि द्वारा होंगे। उन कर्तव्यों के अनुपालन में विफल होने पर दंड का आरोपण करने के लिए संसद विधि द्वारा दंड विधान करेगी। हालांकि इस प्रावधान की सफलता बहुत हद तक उस तरीके पर निर्भर करेगी जिस पर तथा जिन व्यक्तियों के ऊपर इन कर्तव्यों को लागू किया गया है। राज्य की कार्यपालिका। राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक ही राज्यपाल 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, वह राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन 1 लाख रुपए मासिक होता है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपाल के वेतन उसी अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही प्रारंभ नहीं की जा सकती। राज्यपाल के पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पूर्व उसे 2 मास पूर्व सूचना देनी पड़ती है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री को तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्यपाल राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति करता है तथा राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को परामर्श देता है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह राज्य प्रशासन के संबंध में मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करे। राज्यपाल को राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं है। राज्यपाल को राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति शासन के समय राज्यपाल केंद्र सरकार के अभिकर्ता के रूप में राज्य का प्रशासन चलता है।
राज्यपाल इस आशय का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को दे सकता है कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों द्वारा नहीं चलाया जा सकता, अतः यह राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। राज्यपाल विधानमंडल का शस्त्रवासन करता है तथा उसका विघटन करता है। राज्यपाल विधानसभा के अधिवेशन अथवा दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करता है। राज्य विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्यों को नियुक्त करता है, जिनका संबंध विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा और सहकारी आंदोलन से रहा। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद भी अधिनियम बन पाता है। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्कालीन कार्यवाही की आवश्यकता है, तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसे वही स्थान प्राप्त है जो विधानमंडल द्वारा पारित किसी अधिनियम को है। ऐसे अध्यादेश का 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है, तो उस अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाती है। राज्यपाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहता है। कोई ऐसा विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता है, उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता, जब तक राज्यपाल इसकी संस्तुति न कर दे। राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के सम्मुख नहीं रखा जा सकता। राज्यपाल धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने पर उस पर अपनी सहमति के लिए बाध्य होता है। कार्यपालिका की किसी विधि के अधीन राज्यपाल दंडित अपराधी के दंड को क्षमा, निलंबन, परिहार या लघुकरण कर सकता है। मृत्युदंड के संबंध में राज्यपाल को क्षमा का अधिकार नहीं है। राज्य की कार्यपालिका विधान परिषद। किसी भी राज्य का विधानमंडल राज्यपाल तथा राज्य विधानमंडल से मिलकर बनता है। जम्मू कश्मीर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में द्विसदनात्मक व्यवस्था है और बाकी राज्यों में एक सदनात्मक व्यवस्था और इसमें द्विसदनात्मक व्यवस्था। विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, किंतु किसी भी अवस्था में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम नहीं हो सकती। अपवाद है जम्मू और कश्मीर विधानसभा परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा उनके स्थान पर नए सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। विधान परिषद के कुल सदस्यों में 1/3 सदस्य राज्य की स्थानीय स्वयं शासी संस्थाओं के एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/3 सदस्य राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/12 सदस्य उन निर्वाचकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जिन्होंने कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली हो। 1/12 सदस्य अध्यापकों द्वारा निर्वाचित होते हैं जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक पाठशालाओं अथवा उनसे ऊंची कक्षाओं में शिक्षण का कार्य कर रहे हों, तथा 1/6 राज्यपाल उन सदस्यों को मनोनीत करते हैं जिन्हें साहित्य, कला व विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान हो। अनुच्छेद 169 के साथ संसद किसी राज्य में विधान परिषद का निर्माण एक विघटन कर सकती है। जिस भी राज्य में विधान परिषद का निर्माण करना होता है, तो राज्य की विधानसभा में अपने कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद की स्थापना कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। राज्य की कार्यपालिका विधान परिषद का सृजन व उत्साधन।
विधान परिषद का सृजन या उत्पादन करने का अधिकार। जिस राज्य में विधान परिषद का सृजन या उत्पादन किया जाना है, उस राज्य की विधानसभा द्वारा इस आशय के प्रस्ताव को उपस्थित करना तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। इसके बाद विधेयक संसद की मंजूरी के लिए जाता है। संसद इसे पारित कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है। संसद में ऐसा कोई प्रस्ताव साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। राज्य की कार्यपालिका विधानसभा। विधानसभा राज्य विधानमंडल का लोकप्रिय सदन है, जिसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इस लोकप्रिय सदन की संख्या 60 से कम होनी चाहिए और 500 से अधिक। अपवाद अरुणाचल प्रदेश 40, गोवा में भी 40 और मिजोरम में भी 40, सिक्किम में 32। विधानसभा में राज्यपाल एक सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से मनोनीत कर सकता है। विधानसभा के शस्त्रावासन के आदेश राज्यपाल द्वारा दिए जाते हैं। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसका विघटन राज्यपाल 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है। विधानसभा की अध्यक्षता करने के लिए एक अध्यक्ष का चुनाव करने का अधिकार सदन को प्राप्त है, जो इसकी बैठकों का संचालन करता है। साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन से मतदान नहीं करता, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बढ़ जाए तो वह निर्णयात्मक मत देता है। विधानमंडल के किसी भी सदस्य की योग्यता एवं और अयोग्यता संबंधी विवादों का अंतिम विश्वसनीय राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करता है। किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय है विधानसभा अध्यक्ष ही करता है। किसी विधेयक पर यदि विधानसभा तथा विधान परिषद में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो दोनों संसदों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में विधान परिषद की इच्छा मान्य नहीं है। विधान सभा को राज्य सूची से संबंधित विषयों पर विधि निर्माण का अनन्य अधिकार है। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है। जब भी मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो आधे से अधिक विधानमंडल के सदस्यों द्वारा उसकी पुष्टि आवश्यक है। राज्य की कार्यपालिका मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका वास्तविक अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। साधारणतः ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है जो विधानसभा में बहुमत दल का नेता हो। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यदि कोई मंत्री 6 मास तक विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसका अवधि की समाप्ति पर वह मंत्री नहीं रहेगा। मंत्रियों के वेतन भत्ते आदि का राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करेगा। मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य के प्रशासनिक कार्य तथा व्यवस्थापन के संबंध में मंत्रिपरिषद के निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराए। यदि किसी विषय पर एक मंत्री ने निर्णय दे दिया है तो राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर इसे मंत्रिपरिषद के विचार के लिए रखना चाहिए। ये कहा गया अनुच्छेद 170 में। राज्यपाल की महाधिवक्ता। महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। उसका पद तथा कार्य भारत के न्यायवादी के पद व कार्यों के समतुल्य है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है तथा राज्यपाल के प्रसाद परंतु अपना पद धारण किया रहता है। उसका परीक्षण भी राज्यपाल निर्धारित करता है। महाधिवक्ता के पद पर नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की अर्हता होनी यानी कि योग्यता होनी चाहिए। कार्यपालिका। राज्य में विधानसभा की सदस्य संख्या। राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या।
आंध्र प्रदेश में 294 है, अरुणाचल प्रदेश में 60, असम में 126, बिहार में 243, गोवा में 40, गुजरात में 182, हरियाणा में 90, हिमाचल प्रदेश में 68, जम्मू कश्मीर में 76 है और कर्नाटक में 224, केरल में 140 है, मध्य प्रदेश में 230 है, महाराष्ट्र में 288 है, मणिपुर में 60 है, मेघालय में 60 है, मिजोरम में 40 है, नागालैंड में 60 है, उड़ीसा में 147 है, पंजाब में 117, राजस्थान में 200, सिक्किम में 32, तमिलनाडु में 234, त्रिपुरा में 60, उत्तर प्रदेश में 204, पश्चिम बंगाल में 294, छत्तीसगढ़ में 90 और झारखंड में 81, उत्तराखंड में 70। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 30, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी 70 और जम्मू और कश्मीर की विधानसभा को 100 सीटें दी गई हैं, किंतु 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभाएं नहीं हैं। 7 केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 2 में अर्थात दिल्ली में पुडुचेरी में है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक नियुक्ति की योग्यताएं: भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष से कम और 65 वर्ष से ज़्यादा ना हो, राज्य के लेखा विषय की अच्छी जानकारी हो, राज्य के शासन का अनुभव हो। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक: नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कृत्य के केंद्र, राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की लेखा की परीक्षा करना तथा उसके ऊपर राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को प्रतिवेदन करना। विधानसभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लेखाओं की परीक्षा अलग से की जाती है और प्रतिवेदन संबंधी उपराज्यपाल को सौंपा जाता है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लेखा की परीक्षा केंद्र की लेखा के साथ ही की जाती है। यह सुनिश्चित करना है कि भारत की संचित निधि या किसी राज्य की संचित निधि से क्रमशः संसद या राज्य विधानमंडल की नियुक्ति के बिना पैसा नहीं निकाला जा सकता। यह सुनिश्चित करना कि धन उसी विषय पर खर्च किया जाता है जिसके लिए यह दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संवैधानिक उपबंध: नियंत्रक महालेखा परीक्षक की स्वाधीनता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक उपबंध: उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिन आधारों पर हटाया जाता है उसी रीति और उन्हीं आधारों पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी हटा सकता है। वेतन तथा उनसे उनके सिवा की अन्य शर्तें संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित की जाएंगी। नंबर 3, वेतन और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अन्य अधिकारियों में उनकी पदावधि के दौरान अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। नंबर 4, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात संघ या राज्य सरकार के अधीन अन्य पद धारण करने का पात्र नहीं होगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल से संबंधित सभी वेतन और प्रशासनिक व्यय भारत की संचित निधि से भरने होंगे। नंबर 6, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की पुनः नियुक्ति के संदर्भ में संविधान मौन है। आगे पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आवश्यक तथ्य। संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का प्रावधान अनुच्छेद 148 से अनुच्छेद 151 में है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 6 वर्ष के लिए होती है। यदि इससे पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो वह अवकाश ग्रहण कर सकता है। भारत की समस्त वित्तीय प्रणाली संघ तथा राज्य स्तर पर नियंत्रण भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। संविधान में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पद भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन महालेखा परीक्षक के ही अनुरूप बनाया गया है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन कोई पद नहीं धारण कर सकता।
नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। भारत तथा प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की संचित निधि से किए गए सभी व्यय विधि के अधीन ही हुए हैं। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वे 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले आय पर धारण करते हैं वे विधानमंडल या विधायिका को कार्यपालिका पर वित्तीय नियंत्रण रखने में मदद करते हैं। उनके प्रतिवेदन पर संसद में केवल सामान्य चर्चा विस्तार में नहीं की जा सकती है। प्रतिवेदन लोक लेखा समिति के अध्ययन के लिए दिया जाता है और लोक लेखा समिति के प्रतिवेदन पर संसद में विस्तार से चर्चा होती है। उसका सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है। यहाँ पर हमारी वीडियो समाप्त होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे या लाइक नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं कि वीडियो कैसी लग रही है तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगेगा। और अभी हम यूट्यूब पर नए हैं तो आपका लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें जिससे हम अच्छी वीडियो बनाएं और अपलोड करें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे कि जैसे ही वीडियो बनेगी वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ओके फ्रेंड, थैंक यू।